पुछ दे सुन दिए मेरी पुछ दे। बहुत सारे लोग यानी चंबा के बहुत सारे सिंगर्स थे, बहुत जो बुजुर्ग थे और बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। उनको सुनना, उनको फॉलो करना शुरू किया। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं ही था, तो मेरे से पहले और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स थे। मैं तो यहाँ से 1983 में गया था चंबा छोड़ के। तो उससे पहले जो बचपन था, तो बचपन में हमने उन बुजुर्गों को सुना हुआ है। आकाशवाणी शिमला को सुनते थे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले थे। जिनको सुना वो हमारे से भी बड़े थे, नहीं, लेकिन यह है कि ये कह सकते हैं कि कैसेट का दौर नहीं था। देख तो के जास उठता है ये दुआ कहाँ से उठता है। ये नेचुरल होता है लेडीज़ की जो गाती हैं, गाँव की जो लेडीज़ गाती हैं, लेकिन वो सीखे हुए आदमी को गाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तंगी तकलीफें वो मैं बड़ा एंजॉय करके मैंने वो किया है। बड़े छोटे से कमरे में रहा, है ना, बेड भी नहीं था सोने के लिए। तीन चार साल तो मैं घर से पैसे मंगवाता था पंखे के लिए, लेकिन वो पैसे जो है वो दूसरी जगह खर्च हो जाते थे। आयोजित होते हैं, लेकिन हर बार किसी ना किसी मेले में कोई ना कोई विवाद खड़ा हो ही जाता है कि लोकल आर्टिस्ट को लेकर कि समय नहीं मिलता है, या कोई उस तरह का अमाउंट की भी कई बार बातें आती है कि अमाउंट नहीं मिल पाता लोकल आर्टिस्ट को। और फिर वो चीज़ इस चीज़ से भी जोड़ी जाती है कि अगर लोकल आर्टिस्ट को मौका नहीं मिलेगा तो कल्चर को बढ़ावा कैसे मिलेगा। यहाँ पे कोई सीखने का जरिया नहीं था, है ना, सीखने का जरिया नहीं था। और हम वैसे भी बचपन में हमने देखा क्या है, अलग बात है कि मैं क्लासिकल गाता नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान जो था वो लाइट की तरफ था, गज़लों की तरफ था शुरू से ही मुझे। तो लेकिन हाँ, उनसे बहुत कुछ सीखा मैं। ओ हाय वो मेरे कर्मुआ तेरे साए छड़ खुदा, हाय वो मेरे कर्मुआ तेरे साए छड़ खुदा, हाय वो मेरे कर्मुआ पसंदीदा मिठाई खा रहा हूँ, बिल्कुल गाते गाते ऐसा लगे कि यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा सुर लग रहा है। खुद को भी मज़ा आता है ना, तो खुद को मज़ा आए तभी वो मज़ा दूसरों को आएगा। रफ़ी साहब जब उनका सुर लगाने का ढंग क्या है, किशोर कुमार साहब का सुर लगाने का ढंग क्या है, तलत महमूद साहब का सुर लगाने का ढंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आज की जो पब्लिक है और वो थोड़ी सी सुनकार कम है, मतलब पेशेंस नहीं है, सुनकार मतलब सुनने वाली कम है। उनको ज़्यादातर लोगों को बीट चाहिए। एक गीत तो ऐसा भी है कि जिसमें हमारा तंबाकू का जिक्र है, तंबाकू चिलम तंबाकू, है ना, वो भी है, वो भी हमारे कल्चर का पार्ट है। तो वो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है वो, क्योंकि वो इतने खूबसूरत गाने थे। आप उस पर एक्सपेरिमेंट करके आप क्या शो करना चाहते हैं? चंबा में किसी को क्या दोष दूँ, हम ही है ना जो उसको वो करने वाले हैं। मैं किसी को नहीं दोष दूँगा, मैं तो बोलता हूँ कि हम बहुत बेकदर इंसान हैं, अपने ही कल्चर को नहीं पहचानते, हमारी कल्चर की, अपने ही कल्चर को अंडर एस्टिमेट करके रखा और अपने कल्चर को प्यार करो यार। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां हर एक सुर कहानी सुनाता है, हर शब्द गीत बनता है, हर आवाज एक संगीत यात्रा का हिस्सा बनती है। लोक संगीत की वो दुनिया जो कभी गांव की गलियों से निकलती थी, आज हमारी आत्मा में गूंजती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तनुराड़ा पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ वही कलाकार हैं जिन्होंने गीतों को सिर्फ गाया ही नहीं, बल्कि इनमें अपनी पहचान, अपने जीवन का अनुभव और अपने संघर्षों की आवाज भी डाली। इनकी आवाज बस एक सुर नहीं, ये एक विरासत है,
जिसमें उन्होंने चंबा के राजाओं की कहानी को गाया। साएं साएं मत कर राविए से उन्होंने प्रकृति के संदेश को लोगों तक पहुंचाया और आवाज दी उन दूर पहाड़ों में भेड़ बकरियां और भैंसे चराते भोले भाले लोगों को। जुग जुग जियो धारा रियो गुजरो दियां मेरे गाला जो संदेशा हो। ये गाकर उस आपसी प्रेम और प्रेम के लिए विरह के गीत गाए। हर ऋतु में इंतजार किया उस भावनात्मक क्षण का जिसे कलम से शब्दों में पिरोया जा सके। इनकी धुनों से आपको महसूस होगी वो मिट्टी की खुशबू, वो दर्द और वो खुशी और साथ ही साथ वो हिम्मत जो हर लोक संगीत की खासियत होती है। तो चलिए इस संगीत की यात्रा में कदम रखते हैं। लोक संस्कृति के वाहक कार्यक्रम के पहले एपिसोड में स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसा कोई मंच नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जहां इन्हें सम्मानित ना किया गया हो। तो आइए आवाज देते हैं आया ता जिंदे आया बंजारा हो, वन एंड ओनली फेमस फोक सिंगर पीयूष राज का, जिनकी आवाज ने समाई है लोक संगीत की पूरी दुनिया। स्वागत है आपका सर। थैंक कैसे यू। हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाइनली सर इतने स्ट्रगल के बाद हमारा पॉडकास्ट आकर शुरू हो ही गया। तो जेन्युइन सर ऐसा रहता है कि लोगों के पॉडकास्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें पहला सवाल यही रहता है कि कैसे हैं आप और आपकी जो है जीवन की पुरानी जो शुरुआत कैसे हुई। तो हमारा भी पहला सवाल यही रहेगा कि आपका बचपन कहाँ बीता और किस तरह बीता? बचपन मेरा चंबा में बीता। चंबा का ही मेरा जन्म है। जी जी जी। और पढ़ाई लिखाई प्राइमरी तक यहाँ पे हुई। जी जी। उसके बाद फिर मेरे फादर की पोस्टिंग क्योंकि किहार में हुई। जी जी। तो किहार में फिर 10th करके मैं यहाँ पे चंबा फिर वापस आया। जी। तो वहाँ का जो चंबा से बिल्कुल अलग माहौल था किहार का। छोटा सा गांव था और बड़ा अच्छा माहौल था। छोटा सा स्कूल था जहाँ पे हम पढ़ते थे। तो वो एक शहर और गांव के स्कूल का एक अलग वो रहता है। वो लोग थोड़े ज़्यादा हकीकत से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद फिर 10th करके मैं फिर यहाँ पे आ गया। कॉलेज में एडमिशन लेना था तो मतलब चंबा में ना। तो फिर यहाँ पे फिर सिलसिला शुरू हो गया। फिर वो कानों में अच्छा म्यूज़िक पढ़ने लगा। कुछ आकाशवाणी से उस वक्त दूरदर्शन वगैरह आया था लेकिन अभी नया था। तो वो कानों में अच्छा संगीत पढ़ने लगा। फिर वो बचपन में पहले तो अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने का आदी था मैं। जी जी जी। जैसे रफ़ी साहब को सुनता था, किशोर कुमार साहब के मेलोडियस गाने। जी जी जी। और मुकेश जी, मन्ना डे साहब, तलत महमूद, इनको सुना करता था। लता जी, आशा जी को तो सुनते ही थे। तो ऐसे फिर कानों में आवाज़ पड़ी आकाशवाणी से, रेडियो लाहौर से, मेहदी हसन साहब की। तो वो एक अलग किस्म का गाना लगा। तो उस तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो गज़लों की गाने की सुनने की लत पड़ गई। और अपना जो यहाँ का जो मैंने वो फॉलो किया, जो यहाँ का जो क्लासिकल बेस्ड फोक है, जैसे कुंजड़ी मल्हार है, राग बेस्ड होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी खूबसूरत। तो यहाँ का जो दूसरी जो विधाएं हैं, जैसे घुरई और क्या कहते हैं, फाटेड़ू वगैरह, है ना, ऐंचड़ी वगैरह, ये सारे अपने अपनी जगह बहुत टिपिकल स्टाइल्स हैं चंबा फोक म्यूज़िक के। तो ऐसे माहौल में पला बड़ा तो फिर गाने का चस्का लग गया। जी सर, जैसे आपने कहा कि सॉफ्ट म्यूजिक जैसे रफ़ी साहब हो गए हैं ना, इन सबको सुनते रहे। तो आजकल क्या है सर, जो नई जनरेशन है ना, तो उनको मान लो कोई जैसे वेस्टर्न है या बॉलीवुड का है, कोई भी ट्रेंडी गाना आता है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि मैंने भी इस तरह से गाना है, क्योंकि चकाचौंध है, इंस्टाग्राम है, 100 चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आपने उस टाइम जो है सॉफ्ट म्यूजिक सुना, आपने बॉलीवुड कह सकते हैं हम उन चीज़ों को, ठीक है, वो चीज़ें सुनी, लेकिन आपने सब फिर लोक संगीत को क्यों मतलब इस तरह से कि चुना कि मैं लोक संगीत तो बचपन से ही अंगसंग था ना। जी जी। क्योंकि ये जो हिमाचल की जो चंबियाली बोली है, ये
और चमयाली बोली वो तो हम बचपन से ही जी रहे थे उसको, जी 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 है ना। तो घरों में जैसे कुछ फंक्शन होते थे जी जी तो घरों में ही फोक संगीत गाया जाता था, गाया जाता था। चाहे मेरे घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे स्टेज पे हो, है ना। ये सब चीज़ें तो ऐसे ऐसे करके वो चीज़ें तो वो तो साथ साथ आई। जी बिल्कुल। तो बाद में गज़लों की तरफ आए तो गज़लों की तरफ तो फिर वो अलग स्टाइल लगा मेरे को, इसलिए मैंने उसको फॉलो किया, है ना। और जो फिल्मों का म्यूज़िक था उस टाइम का पुराना, वो तो बचपन से वो भी सुन रहे थे तो वो भी अच्छा लगता था। जी जी जी। तो अलग अलग टाइप का गाने का मौका मिलता था। तो जैसे आप फिल्मी गीत गाओ तो उसमें वो अलग स्टाइल है ना। फोक गाओ अलग स्टाइल है, फोक में भी अलग अलग चीज़ें हैं तो अलग स्टाइल से गाओ। तो ये सब चीज़ें बड़ी मज़ेदार, काफ़ी मज़ा आता है इन चीज़ों को करने में। लेकिन देखा जाए ना सर, जैसे पूरे ऑल हिमाचल में अगर लोक संगीत की बात आती है, फोक की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, तो सबसे पहले आपका नाम आता है कि आप पीयूष राज जी, जो मतलब जिन्होंने संस्कृति के लिए काम किया। तो मेरा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड था कि आपने मतलब एकदम से आपने उसको चूज़ किया। वो बचपन से सुनते आ रहे थे हम वो सारी चीज़ें। देखिए क्या था कि जब मैं गाने लगा, जी जी जी, जब मैं गाने लगा तो एज प्रोफेशनल सिंगर, तो उससे पहले मैंने बहुत सारे लोगों को सुना। जी जी जी, बहुत सारे लोग, यानी चंबा ही चंबा के बहुत सारे सिंगर्स थे, बहुत जो बुजुर्ग थे और बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। उनको सुनना, उनको फॉलो करना शुरू किया। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं ही था, तो मेरे से पहले और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स थे। 90s के जनरेशन में अगर बात की जाए, उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से 1983 में गया था चंबा छोड़ के। तो उससे पहले जो बचपन था, तो बचपन में हमने उन बुजुर्गों को सुना हुआ है। आकाशवाणी शिमला को सुनते थे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले थे, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कि भाई मेरा ही सिर पे ये मतलब मुकुट है इस बात का, तो ऐसा नहीं। तो जिनको सुना वो हमारे से भी बड़े थे, नहीं। लेकिन यह है कि ये कह सकते हैं कि कैसेट का दौर नहीं था। कैसेट का दौर नहीं था, वो शुरुआत मैंने करी। कोई भी क्षेत्र हो, जो पारिवारिक एक सपोर्ट होती है और परिवार से जो चीज़ें सामने निकलती हैं, उसके बेस्ड ये क्वेश्चन था कि आपके परिवार में किसी का संगीत के साथ जुड़ाव था या जिससे आप भी प्रेरित हुए और आपने आगे संगीत को चुना? हाँ, मेरे परिवार में देखिए माहौल अच्छा था। सबसे पहली बात होती है कि परिवार का माहौल अच्छा, और सभी गाने वाले थे सुर में। प्रोफेशन में नहीं थे लेकिन सुरीले थे सारे। मेरे ग्रैंडफादर भी घुरेई गा लेते थे, वो हालांकि ये औरतों का गायन है वो, लेकिन घुरेई भी गा लेते थे। बड़ा टिपिकल सा गायन है ना सर, घुरेई बहुत टिपिकल सा गायन है ना, टिपिकल गाना है। तो वो उनको घुरैया वगैरह बहुत सारी आती है और मुश्किल गाना है वो। ये नेचुरल होता है लेडीज़ के जो गाती हैं, गाँव की जो लेडीज़ गाती हैं, लेकिन वो सीखे हुए आदमी को गाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि वो एक अलग तरीका गाने का। तो वो घर पे माहौल था। जी जी जी। तो उनसे ही, बुजुर्गों से ही आता है। और दूसरा, आपके पास थोड़ी ऊपर वाले की दी हुई गिफ्ट भी होनी चाहिए। अगर आपके मतलब सूरी आपके को गिफ्ट नहीं है तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, तो पैसे खर्चने से तो ये चीज़ मिलती नहीं है। तो फिर इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल। तो वो मैंने अपनी तरफ से करी है, जितनी भी मेरे से हो पाई। तो मैंने मेहनत करी है इसमें और अच्छा रहा। संगीत की सर एक्चुअल शुरुआत बताओगे आप? जैसे कहाँ से आपने सबसे पहले शुरू किया? कैसेट्स की बात नहीं करेंगे, किसी स्टेज शो की बात नहीं करेंगे। एक होता है ना कि स्कूल्स में शुरू होती हैं चीज़ें कि टीचर्स कहते हैं कि भाई जाओ बाल सभा में गाना गाओ, ठीक है, अपना परफॉर्मेंस दो। तो वो चीज़ें सबसे पहले कब हुई? देखिए सभी स्कूल्स में ऐसा ही होता है कि जब बच्चे होते हैं, प्राइमरी तक बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे यहाँ तो बाकी जगह पता नहीं रिवाज है कि नहीं, लेकिन हमारे टाइम में बाल सभा होती थी शनिवार को। तो शनिवार को एक वो मतलब एक किस्म का टीचर्स अपने बच्चों का जो टैलेंट है वो एंजॉय करती थी, है ना। बच्चे भी एंजॉय करते थे, गाने का भी, नाचने का भी, देखने का भी, सुनने का भी। तो उस टाइम आपकी मतलब ग्रूमिंग होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो वहाँ से
और उस सैटरडे, अच्छा कई बार क्या होता है कि उस वक्त डर लगता था गाने में। जी जी, इसी पे आने वाला था मैं। शनिवार जैसे ही आता था तो बस तो सुबह से ही मेरे को चिंता हो जाती थी कि यार आज मैडम ना गाने के लिए खड़ा कर देगी। कोई पहला एक्सपीरियंस सर ऐसे कि आपको एकदम से खड़ा कर दिया हो कि जाओ वही गाओ? नहीं, वो तो होता ही है ना, थोड़ा सा हाँ। शर्म सी तो लगती है ना शुरू शुरू, जब तक आपकी झिझक खुली नहीं है किसी के सामने। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब बचपन में ऐसा होता है। कई बच्चे होते हैं कि भाई बड़े वो होते हैं, मैं थोड़ा शाई नेचर था शुरू से, तो जैसे तो उस हिसाब से फिर वो धीरे 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 फिर वो उसके बाद रामलीला होती थी, कृष्ण लीला होती थी, लव कुश लीला होती थी, तो वहाँ पे गाने का मौका मिलता था। किरदार भी जैसे ही वो एक सीन खत्म हुआ तो दूसरा सीन तैयार हो रहा है, तो पर्दे के आगे किसी सिंगर को खड़ा कर दो, बच्चे को खड़ा कर दो, तो उसमें भी गाने का मौका मिलता था, है ना। गाने का शौक भी होता था, डर भी होता था। तो जब प्रोफेशन में आए तो वो चीज़ धीरे धीरे कम हुई। हाँ। कैसेट्स की बात करेंगे सर, आई थिंक 1983 में एक आपकी कैसेट आई थी, पहली शायद हिमाचल की पहली कमर्शियल कैसेट थी वो। हाँ जी, हाँ जी। ऋतु रंग है ना, एम आई राइट? तो उसके बारे में बताएं सर। वो उस टाइम पहली कैसेट निकाली बहुत बड़ी बात होती है, तो कोई आपको डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी निकालने में, कोई बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उस जर्नी के बारे में आप बताएं ज़रा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे दिल्ली में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आई, है ना। वो मैं काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि उस वक्त वो तंगी जो थी, तंगी तकलीफ़ें, वो मैं बड़ा एंजॉय करके मैंने वो किया है। बड़े छोटे से कमरे में रहा हूँ, है ना, बेड भी नहीं था सोने के लिए। 3-4 साल तो मैं घर से पैसे मंगवाता था पंखे के लिए, लेकिन वो पैसे जो है वो दूसरी जगह खर्च हो जाते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो मैं उसको, गर्मी में ठीक है पसीना पड़ा हुआ है, 47 के टेम्परेचर में हिमाचल से गया हुआ बच्चा, तो वो उसको बड़ा एंजॉय किया मैंने। उस पर मैंने वो नहीं किया कि मेरे को ये तकलीफ है, बड़े हंस के सही मैंने सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे बातें बनती जाती हैं अपने आप भी। आदमी अगर लगा रहे ना तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आ जाती हैं आपके पास, और कैसे आती हैं तो ऊपर वाला ही जानता है। बिल्कुल, नो डाउट सर। आपने दिल्ली में रहकर भी जो है हिमाचल के कल्चर को आगे तक लेके गए आप। हाँ। और लोग मानते हैं अभी भी कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने होम टाउन में रह के, अपने क्षेत्र में रह के जो है चीज़ें वहीं पे कर सकते हैं। तो चलो, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, ये लोगों की बातें होती हैं, लेकिन उन्हें भी क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो आपने मतलब चंबा में ना रहकर वो दिल्ली का स्थानांतरण क्या था, वो किस लिए था? कहीं नहीं, वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कोई सीखने का जरिया नहीं था, है ना। सीखने का जरिया नहीं था, और हम वैसे भी बचपन में हमने देखा क्या है, मूवीज़ ही देखते थे, मूवीज़ में ही देखते थे कि जो हीरो है वो सिंगर बनने के लिए घर छोड़ के बॉम्बे जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो हमारे लिए भी कुछ भी नहीं था। हमने यहाँ पे तो उस वक्त कोई प्रोग्राम्स भी नहीं होते थे ऐसे। एक मिंजर का प्रोग्राम होता था, लेकिन एकदम तो कोई किसी बच्चे को बिठा के मिंजर में गवा नहीं देगा ना, है ना। अभी तो बहुत भीड़ होती है, इतने सारे सिंगर्स होते हैं, अभी बहुत भीड़ होती है। लेकिन वहाँ पे जाके वहाँ पे पहुँचना था मेरे को किसी तरह से, और मुझे क्लासिकल सीखना था। ग्वालियर घराना। हाँ, क्लासिकल मैंने सीखने के लिए वहाँ पे, अब मेरे गुरु जी थे एल.के. पंडित जी, तो उनके पास मैं किसी तरह पहुँच गया, और उनका गंडाबंद शागिर्द बना। एक विधि होती है गंडाबंद शागिर्द बनने की, तो वैसे करके, और एक महापुरुष मेरे को मिल गए, मिट्ठन लाल जी, बहुत माने में तबला प्लेयर थे वो। उस ज़माने में वो बेगम अख्तर साहिबा के टाइम के, उनके साथ भी संगत करते थे। ग्रेट। तो उन्होंने जब मेरे को देखा, मैंने सबसे पहले भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया वहाँ पे दिल्ली में। वो म्यूज़िक का स्कूल है, वहाँ पे डांस से लेके वोकल सब कुछ सिखाया जाता है। तो फिर वो मैंने वहाँ पे थोड़ा सीखना शुरू किया, तो वहीं से कुछ ऐसा वो बना कि मिट्ठन लाल जी मिल गए। तो मिट्ठन लाल जी ने कहा कि आप इतने दूर से सीखने आए,
तो आप यहाँ पे बाकी 30, 40, 50 बच्चों के बीच में बैठ के क्या सीखोगे? तो आपको तो एक पर्टिकुलरली किसी पंडित से, किसी उस्ताद से सीखना चाहिए, प्रोफेशनल सिंगर के पास। तो मैंने कहा जी मैं तो किसी को जानता नहीं। तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया, वो मुझे लेके पहुंच गए मेरे गुरु जी के घर पे। तो गुरु जी का एक अच्छा नाम था बिल्कुल, है ना उनका। तो उनके फादर डॉक्टर कृष्ण राव शंकर राव पंडित के ऊपर तो उनकी जीवनी भी आती है विशारद वगैरह में, है ना। तो सिलेबस में बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बड़ा नाम था। वो उस टाइम के पद्म भूषण थे हमारे जो दादा गुरु थे। तो ऐसे लोगों के पास पहुंचे और वो जैसे वो गायक थे, गायक हैं मेरे गुरु जी, वैसे ही वो इंसान भी हैं, है ना। उन्होंने बिल्कुल निशुल्क मेरे को सिखाना शुरू कर दिया और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अपने साथ बिठा के उन्होंने सिखाया। ये अलग बात है कि मैं क्लासिकल गाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान जो था वो लाइट की तरफ था, गज़लों की तरफ था शुरू से ही मुझे। तो लेकिन हाँ, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। आदमी और कुछ नहीं तो सुर लगाने का ढंग जो होता है, तानपुरा कैसे मिलाना है, कैसे उस पर रियाज करना है, ये सारी चीज़ें सीखने की होती है। और वो मुझे अपने रियाज में मुझे साथ में बिठाते थे और साथ में मुझे मतलब तबले पे ठेका लगाना, ये सब कुछ सिखाया उन्होंने मेरे को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। तो आपके पास आपको रिदम की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें आती हैं तो आर्टिस्ट बनता। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर गज़ल से याद आया, ये लोगों के लिए भी थोड़ा बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो जाएगी चीज़। कोई आपकी फेवरेट गज़ल हो जिसे आप अक्सर गुनगुनाते हो और गुनगुनाना अच्छा लगता है, तो 2 लाइनें हम जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो जैसे मैं किहार से चंबा पहुंचा 10th करने के बाद, तो 10th करने के दौरान वहाँ पे हम जहाँ पे रहते थे, तो वो जो हमारे जो मकान मालिक थे, तो वो लाहौर सुना करते थे। तो लाहौर से या तो कवालियाँ आती थी और उसके बाद बीच बीच में गज़लें भी आती थी। तो मुझे पता नहीं था कि गज़ल क्या होती है, लेकिन हाँ फिर जब भी आती थी तो मुझे सुन के अच्छा लगता था। तो वो मेरे कान में पड़ी। फिर यहाँ पे देखा तो चंबा में उस गज़लों का इतना रिवाज था नहीं। मतलब दिल्ली जाने वाला जो कॉन्सेप्ट हुआ वहाँ से पैदा हुआ है ना, वो जो लाहौर नहीं, वहाँ से नहीं हुआ। वहाँ से तो चंबा वापस आना एक बड़ी खुशी की बात थी कि कॉलेज में आना। तो लेकिन वो चीज़ें जब आई मतलब दिमाग में, तो यहाँ पे आके फिर वो यहाँ पे भी किसी से गज़ल सुन ली महफिल वगैरह में। मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी विधा है गाने की। तो उसके लिए फिर मुझे पता चल गया कि ये जो आवाज़ है ये मेहदी हसन खां साहब की है। तो मेहदी हसन खां साहब को सुनना शुरू किया। तो उनको सुनना शुरू किया तो उनकी कुछ गज़लें जैसे भूली बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आया, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम होंगे, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, ऐसी गज़लें सुनी। तो बहुत मज़ा आया। तो फिर उसमें डूबता चला गया, उनको गज़लों को फॉलो किया, सीखा अपने हिसाब से जो भी था। क्लासिकल तो इतना सीखा नहीं था। तो कॉलेज में सब्जेक्ट मैंने म्यूज़िक ले लिया था। तो वहाँ से शुरू हुई। एकेडमिक्स का सर क्या रहा आपका, जैसे म्यूज़िक में ही रहा? नहीं, कॉलेज में सब्जेक्ट था ना मेरा म्यूजिक, सिर्फ सब्जेक्ट था म्यूजिक। आजकल ऐसा है ना कि म्यूजिक के लिए स्पेशली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा। उसके बाद मैं फिर गुरुजी के पास ही गंडाबंद शागिर्द बना, प्राइवेटली जैसा होता है, जैसे होता है बिल्कुल। हाँ, मैं ऐसे किसी म्यूजिक इंस्टीट्यूट वगैरह में नहीं गया, है ना। जो भी सीखा व्यक्तिगत तौर पर सीखा है ना। हाँ बिल्कुल। तो आप कह रहे थे गजल ना, कुछ गजलें बहुत अच्छी लगती हैं खासा को। देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल के जान से
उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है देख तो दिल। गजब सर, गजब। तो इनको फॉलो करते करते गज़ल गाने की सुनने की लत पड़ गई। सर इसी से बेस सवाल है मेरा एक, लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी मिथ्स होते हैं संगीत को लेकर। एक्चुअल में संगीत आपसे ज़्यादा, अभी हम दोनों की बात करें तो आप मतलब हमारा तो कद ही नहीं है आपके सामने ये सवाल करना भी, लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। असल संगीत क्या है सर? असल संगीत तो वही है कि जैसे आप जब गाते गाते इतना डूब जाएं कि आपको लगे कि यार जैसे मैं कोई पसंदीदा मिठाई खा रहा हूँ। यही था सर, यही था है नहीं, यही था अभी, पसंदीदा मिठाई खा रहा हूँ। बिल्कुल गाते गाते ऐसा लगे कि यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा सुर लग रहा है, खुद को भी मज़ा आता है ना। तो खुद को मज़ा आए तभी वो मज़ा दूसरों को आएगा। जब आप गाते गाते खुद के गाने का मज़ा लेंगे ना तो वो गाना होता है सुनाने लायक। आपको लगना चाहिए कि गाते गाते मेरे खुद के छोड़ने का मन ना करे। आपने तानपुरा छेड़ा और गा रहे हो, मन ही ना करे कि बंद करें इसको। घंटों तक आदमी गा रहा है, उसी को संगीत कहते हैं। क्या सीखा जा सकता है सर, या फिर गॉड गिफ्टेड होता है ना? कई लोगों का गला गॉड गिफ्टेड होता है। गाने के लिए गॉड गिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है ना। बिना गॉड गिफ्ट के सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आएगा भी तो उसमें वो वाला फील नहीं आएगा जो ऊपर वाले का दिया हुआ होता है ना। बिल्कुल। एक जैसे आपको अलग आवाज़ दी है, मुझे अलग आवाज़ दी है, इनको अलग आवाज़ दी है, तो वो जो गाने में जो फील होता है ना ये ऊपर वाले का दिया हुआ होता है। फिर थोड़ा सा उसको आदमी सीखते सीखते पॉलिश करता है, अच्छे अच्छे सिंगर्स को सुनता है, तो अपनी एक अलग पहचान, अलग गाना एक बन जाता है ना। उसमें सर बारीकियां होती हैं, जैसे सुर होते हैं, आई थिंक सुर तो वो तो देखो, ताल होते हैं, वो तो आपको उसके लिए अच्छा, सारी चीजें अच्छा गाने के लिए आपको अच्छा सुनना पड़ेगा ना। आप जिसको फॉलो कर रहे हो, जैसे मेहदी हसन खान साहब है, गुलाम अली खान साहब है ना, जगजीत सिंह जी हैं, उनको आप सुन रहे हो तो उनकी वो टॉप के हैं, वो इंडिया के और एशिया के टॉप के सिंगर हैं वो। तो उनको आप सुन रहे हो तो उनके गाने में किस जगह क्या खासियत है सर, ये आपको जानना पड़ेगा। बिल्कुल है ना। रफ़ी साहब जब गाते उनका सुर लगाने का ढंग क्या है, बिल्कुल। किशोर कुमार साहब का सुर लगाने का ढंग क्या है, तलत महमूद साहब का सुर लगाने का ढंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। है ना, क्योंकि उनके गले में वो मोहम्मद रफ़ी का पूरा वो गला नहीं है, वो पूरा स्कूल है, वो पूरा स्कूल, अपने में संस्थान कहते हैं ना। हाँ, तो वो अब मोहम्मद रफ़ी को गाने वाले सैकड़ों हजारों लाखों लोग बिल्कुल वो उस स्कूल को फॉलो कर रहे हैं। है ना। वैसे ही जितने भी बड़े सिंगर्स हैं, बड़ी बड़ी हस्ती हैं, जिनको हम के जैसे मेहदी हसन खान साहब, जगजीत सिंह जी और ये गुलाम अली खान साहब, मतलब कोई भी आदमी गज़ल गाएगा, कोई भी आदमी गज़ल गाएगा तो इन 3-4 लोग जो है ना, इनकी छाप जरूर आएगी गाने में, उनकी किसी न किसी की छाप जरूर आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं गाने के लिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा गा दिया कि मतलब हम लोग तो जैसे उनके जूठी पत्तल चाट रहे हैं। ये मैसेज नए कलाकारों के लिए भी है कि किस तरह से जो है आप अपने संगीत को निखार सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा उदाहरण है सर, जिन्होंने ये सबसे बड़ी बात कही है कि आपको अगर गाना है तो आपको अच्छे कलाकारों को सुनना पड़ेगा। जी सर, अगला क्वेश्चन था मेरा इसी से सेम क्वेश्चन रिलेटेड था कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जो आपके संगीत को आकार देने में मदद की हो। देखिए, जब मैं यहाँ से गया है ना, तो यहाँ से गया, एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे फादर संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे एक लग पड़ी थी। तो हर फादर, उस वक्त तो हर फादर ये चाहता था कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है।
तो मेरे फादर के भी सपने थे, वो भी मेडिकल से में थे, फूड इंस्पेक्टर थे। अच्छा। तो उनका भी सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, है ना। तो मेरा उसमें तो इंटरेस्ट था नहीं, है ना। तो इसमें था, लेकिन फिर भी जैसे मैंने जाने की इच्छा जाहिर करी कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल मेरा साथ दिया और जब वहाँ पे मुझे एक उसी टाइम में 1983 में जब मैं गया, तो उसी टाइम में 2-4 महीनों के बाद वहाँ पे मुझे एक शख्स और मिले जो कि हिमाचल से बिलोंग करते थे। एस शशि उनका नाम था। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि एस शशि साहब शिमला रेडियो के बहुत अच्छे कंपोज़र थे। तो उनके साथ में उनकी डायरेक्शन में पहले मैं 1983 में ही आकाशवाणी शिमला से मैं गा चुका था, है ना। तो उनसे फिर मैंने अपने पर्टिकुलर्स आकाशवाणी दिल्ली में ट्रांसफ़र करवाए, तो वहाँ से गाने लगा। तो वहाँ पे शशि जी भी आ गए, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे। तो वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि यार पंजाब के कैसेट्स बन रहे हैं, उत्तराखंड के कैसेट्स बन रहे हैं, गुजरात के बन रहे हैं, इधर के बन रहे हैं, हिमाचल का कोई कैसेट ही नहीं बन रहा है, नहीं किसी ने शुरुआत ही नहीं करी। मैंने कहा चलो, तो वो मेरे दिमाग में उन्होंने डाल दी, क्योंकि मैं वहाँ पे आकाशवाणी में गाता था दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, है ना। तो उस वक्त मैंने अपने डैडी से 11,000 रुपये लिए और 11,000 में एक पूरा कैसेट बन गया। पूरा कैसेट? हाँ, ये 1983 वाला जो 83 ऋतु रंग है ना, उसका नाम मैंने ऋतु रंग रखा। तो उसमें मैंने जो कुंजड़ी मल्हार, जो यहाँ पे क्लासिकल टाइप के सॉन्ग्स जो गाए जाते थे, सभी वो गाए। वो सारे सीजनल सॉन्ग थे, सभी वो गाए। और उस कैसेट से क्या हुआ कि वो इतना लोगों ने पसंद किया कि अभी तक समझो, अगर मुझे एक सिंगर का दर्जा मिला है लोगों की तरफ से, तो वो शुरुआत थी और उसी की अब तक खा रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि वो नई बात थी और उस वक्त 22 साल की एज में मैंने वो गाना गाया जो एक बड़े बुजुर्ग गाते थे, क्योंकि उनको सुनता था बचपन से। कुंजड़ी मल्हार सर क्या है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे? देखो, ये क्या है कि कुछ सावन के गीत हैं, है ना, कुछ सावन के गीत हैं, तो कुछ मिंजर से रिलेटेड हैं, है ना। तो ये है कुंजड़ी, तो कूंज तो एक चिड़िया को कहा जाता है ना। तो जो कि वो सावन के टाइम में आती है। तो ये सारे उस मौसम से और उस टाइम से रिलेटेड सॉन्ग्स हैं, है ना। और कुछ जैसे थोड़ा सा उसके लिए मैं सुनाई देता हूँ, जैसे सावन का है। जी। मतलब मिंजर के दौरान ही गाया जाएगा। मिंजर के दौरान। सावन आयो रे, सावन आयो रे, सैया डोरा लाया, बगरा मेरा पिया परदेस, सैया बगरा मेरा पिया परदेस। सावन आयो रे, सावन आयो रे, सैया डोरा लाया, बगरा मेरा पिया परदेस। तो ये सावन का गीत है। तो इस टाइम ये माहौल इसमें गाने के हिसाब से ये है कि एक जो नायिका है गाने की जो नायिका है, वो अपने पिया को याद कर रही है ना। वो परदेश गया हुआ है और सावन का कैसा माहौल होता है, हरा भरा चारों तरफ, तो सावन के झूले क्या है, तो वो उसको मिस कर रही है, उसके बिना वो एंजॉय नहीं कर पा रही। सर, गाने हमेशा से मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन ही रहे हैं आपके। ठीक है, कभी आप बंजारा बन जाते हैं, कभी धारों के जोगी बन जाते हैं। तो सर,
आपकी कलम जो है मतलब ये सब चीज़ें प्रकृति भी लिखती है, प्रेम भी लिखती है और विरह भी लिखती है। तो लिखने की प्रेरणा सर कैसी है, और लिखने के लिए आप कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टाइम रहता है? पहले देखिए, पहले ये जो आपने गानों के नाम लिए, ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है, मेरे लिखे हुए नहीं है। जी जी है ना, ये सारे बुजुर्गों के बनाए हुए हैं। जैसे ये गीत तो ऐसे फाटेडू टाइप के गीत हैं जो कि गांव में, खेतों में, ब्याह शादियों में वैसे ही बन जाते हैं। कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं, वो उस वक्त वो बना देते थे, बिना नाम के चलते थे, है ना, लेकिन बनाए तो है किसी ने। लेकिन सर आज इन गानों को सुनते हैं तो कभी लगता ही नहीं है कि ये मतलब उस टाइम के बने होंगे। ये ऐसा लगता है कि आपके अपने गाने हैं, और नहीं तो वो तो आपने ही इन गानों में मतलब रूह को डाला है। देखो, मैंने कोशिश करी है कि जैसे मैंने ये गाया, ये यहाँ पे गाया जाता है, यहाँ पे गाया जाता है हर साल मिंजर के टाइम में, कुछ अलग ढंग से गाया जाता है, क्योंकि मैं एक मतलब संगीत का विद्यार्थी भी रहा हूँ। जी जी जी। तो मेरे को ये लगा कि ये बहुत अच्छी कंपोजिशन है, और इसको अगर अच्छे से गाया जाए तो ऐसे गाई जानी चाहिए। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया कुछ भी, कुंजटी मला रहा है जो भी है ना। तो यहाँ पे जो गाया जाता है वो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन एक अलग वो था रंग उसका, मेरा कुछ अपने स्टाइल से आ गया। तो ऐसा है, और लोगों ने पसंद किया उसको। बिल्कुल लोगों ने पसंद किया। तो जब पहला वो निकला, कैसेट निकला, तो लोगों को शब्द वगैरह समझ आने लगे कैसेट्स के थ्रू, है ना, क्योंकि उसमें तो रिकॉर्डिंग जब होती है तो शब्द साफ गाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो लोगों ने उसको कैसेट्स के उसमें सुना तो बहुत उनको अच्छा लगा जी, तो बहुत पसंद किया लोगों ने। जी जी, वही था ना सर, मैं कलम के ऊपर बात की थी मैंने कि जो आपकी लेखनी है, ठीक है, कि वो मैंने बाद में लिखना शुरू, जो ये बंजारा एल्बम था, आया था जिंदे आया बंजारा, वही गाना था उसमें, तो ये भी आपके अपने लिखे थे या नहीं? ये भी मतलब ये ट्रेडिशनल सॉन्ग, सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग। जी जी जी, सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग। तो बंजारा जो एल्बम था सर, इसके कौन कौन से ऐसे गाने थे जो आपको लगता है कि जिनको मैंने दोबारा कंपोज किया है, अपने मतलब इम्प्रोवाइज़ किया है दोबारा से, तो इसमें कौन सा अच्छा गाना था जो कि आपको लगा कि अच्छा था लेकिन अंडररेटेड रह गया? ये ऐसे तो जो मेरे बनाए हुए बहुत सारे गाने हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी जी, है ना, बहुत सारे गाने हैं जो मैंने, सभी गाने चलते नहीं है आज की डेट में। पब्लिक की नब्ज पकड़ना बहुत मुश्किल बात होती है ना। स्पेशली सर जो चलना, देखो, जो चलने लगे, जो नहीं चलना चाहे तो आप 100 करोड़ की फिल्म बना दो, वो भी फ्लॉप हो जाती है। आपके गानों में सर ऐसा है ना? और जो नहीं चलना हो तो जब चलने वाला गाना है, चलने वाली फिल्म है, वो आप 50 लाख में भी बनाओ, वो भी चल जाएगी। बिल्कुल। हम सर आपके गाने सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी आपका नया गाना निकलता है तो यही बात कनेक्ट कर रहा हूँ मैं कि गाना 7 दिन देख रहे हैं आप, 1 महीना देख रहे हैं आप, ठीक है, अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, मतलब अच्छा चलता है नो डाउट, लेकिन जो उसकी सर ऑर्गेनिक ग्रोथ है ना, वो एकदम से होने लगती है फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। और उसकी वजह सर, उसकी वजह क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो भी गाना बनाता हूँ, वो अच्छा कोशिश करके ही बनाता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। तो पब्लिक को नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, कई चीजें बाद में भी समझ में आती है। बिल्कुल बाद में भी समझ में आती है। बाद में जब समझ आती है तो सर वो तो ऑन द पीक होती हैं वो चीजें। तो क्या होता है कि अब क्या है कि थोड़ा सा आज की जो पब्लिक है और वो थोड़ी सी सुनकार कम है, मतलब पेशेंस नहीं है। सुनकार मतलब सुनने वाली कम है। उनको ज्यादातर लोगों को बीट चाहिए, है ना। तो ज्यादातर जो थोड़ा सा अगर ऊट पटांग थोड़े एक्सपेरिमेंट करो, है ना, तो जो नहीं सुनने वाला है वो भी कि यार बहुत बढ़िया, यार रिदम बहुत बढ़िया है, सो उसको नाचने के लिए चाहिए गाना, उसको नाचने के लिए गाना चाहिए। असल वो गाना नहीं चाहिए, उसको ढोल चाहिए। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, तो लोगों का टेस्ट भी तो थोड़ा सा बिगड़ जाता है ना। बिल्कुल। अब क्लासिकल सुनने वाले कोई बहुत ज्यादा थोड़ी,
हालांकि क्लासिकल में जो कई जिंदगी खप जाती है, कई 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल आदमी सीखता रहता है, तब भी उस वैसा नहीं आता जैसा वो चाहता है ना। तो कहाँ उसकी ऑडियंस है। और जो मेलोडियस गानों की भी ऑडियंस बहुत कम है ना। तो एक बार मैं कहीं सैलून में बैठा था, कटिंग करवा रहा था, तो एक वो लड़का कहता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना लग गया, तो छू लेने दो नाजुक होठों को, है ना। तो वो कहता है आजकल कोई पागल ही होगा जो ये गाने सुनता होगा, अच्छा, है ना। तो सुनने का लेवल यहाँ तक बिगड़ गया है ना। लेकिन जिनको पता है कि रफ़ी साहब क्या गाते थे, तो वो तो मतलब वो तो जैसे लगता है कि कोई देवता उच्चारण कर रहा है किसी चीज को, है ना। तो वो तो वैसा गाना था। तो आज के जो असली जो स्टूडेंट्स जो सीखते हैं, जो बच्चे सीखते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो ना टीवी पे कितना कमाल गा रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो जो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा संगीत कौन सुनता है आज की डेट में, तो उनको नहीं मिला माहौल, उनको नहीं मिला, तो वो उनकी अज्ञानता है। बिल्कुल देखा जा सकता है सर। ये कोई मतलब इसमें तो ऐसा है कि ये कोई बताने वाली बात नहीं है, या कोई मतलब इसके लिए कोई परिणाम या मतलब प्रमाण देने की बात नहीं है, क्योंकि गाना डलता है यूट्यूब पे, सुनते हैं सारे, ठीक है। अगर उनको 1 महीने के अंदर वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो कहीं ना कहीं आके उनके कानों में गूंज रहा है, ठीक है, लेकिन फिर सुन रहे हैं वो, तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ है, और वो ग्रोथ ऐसी है कि फिर वो हर किसी की जुबान पे है। कोई मतलब अच्छा संगीत को सुनता है तो वो उसकी ऑन रिपीट पे चीज़ें रहती हैं। हाँ, वो चीज़ें हैं अभी भी। और इसी से सर बात है कि आप जो स्टेज शोज़ हैं, स्टेज शोज़ का एक्सपीरियंस बताएंगे आप? स्टेज शोज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? जो आपके गाने होते हैं वो चंबा के खान पान, रहन सहन, जितनी भी कल्चरल चीज़ें हैं, वो उन सब चीज़ों को दर्शाते हैं सर। तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि कैसे लिखते हैं आप, क्या उसमें जो है बारीकियां आप पहले सोचते हैं, या कोई साहित्यिक किताबें पढ़ते हैं आप? क्या है कि साहित्य की किताबें जो फोक में, तो वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो आपने बचपन से जी रहे हैं आप उस चीज़ को, है ना, अपना अनुभव। हाँ। तो हमारे ब्याह शादी में जो गीत होते हैं वो सारे, वो समझो ट्रेनिंग है सारी हमारी, वो सारा हमारा चल रहा है बचपन से, ट्रेनिंग ही चल रही है। तो उसमें हर चीज़ है, जैसे दातुन है, उसका भी उल्लेख है, चिट्टे धंधे खोड़े रतनदास समेरिए नैणु, है ना। तो वो दातुन करना भी जो है ना, वो भी हमारे कल्चर का पार्ट है। उससे भी हमारे दांत अच्छे सफ़ेद होते हैं, होठ लाल हो जाते हैं, है ना। तो ये सारा बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी। जी, बहुत बारीक बातें हैं सर। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होंगी। अगर जो 90s की जनरेशन है, 90s के नीचे की जनरेशन है, जो थोड़ी चकाचौंध में आ गए हैं, उन लोगों को ये चीज़ें कम पता होंगी। एक गीत तो ऐसा भी है कि जिसमें हमारा तंबाकू का जिक्र है, तंबाकू का, चिलम तंबाकू, है ना। तो वो भी है, वो भी हमारे कल्चर का पार्ट है। बाकी खाना पीना तो खाना खाई ले मेरे साजना सा किड़े रोज बोलना, है ना, पानी पी ले मेरे साजना सा किड़े रोज बोलना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसी का पार्ट है। जी, है ना। अब एक गाना है आपका बसुआ, उसमें देखो पिंदड़ी तब पिंदड़ी माए, है ना सर, कितना ज़बरदस्त सॉन्ग है वो। और वो स्पेशली सॉन्ग मेरा भी बहुत दिल के करीब है, और मेरी फैमिली के भी दिल के करीब है, मेरी माँ के दिल के करीब था वो बहुत गाना। तो सर वो गाना भी आपसे हम सुनेंगे। तो उस गाने के बारे में बताओ सर, वो किस तरह से था वो, और क्या इमेजिनेशन थी उसमें? वो माँ बेटी के घर वालों का वो जो मायके वाला सिस्टम होता है, सारा त्यौहार की बात है ना। और ये कल्चर आज तक हमारे हिमाचल में है कि धियाँ ब्याही जाती हैं, तो हर जो त्यौहार होता है मायके वाले उन्हें, ये तो त्यौहार ही उनके नाम का है ना, ये तो त्यौहार ही उनके नाम का है, तो हर त्यौहार पे उन्हें बुलावा जाता है, धाम बोलते हैं जैसे कि भाई आओ। तो सर ये मतलब ये देखो ना, मतलब कितना बड़ा उसमें क्या है कि हमारा वो पूरा जो हमारा रीति रिवाज है ना, वो सारा इस गाने में बेटियों को बुलाने तक से लेके
और उस त्योहार में बनता क्या 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 है ना। पिंदड़ी बनती है, पिंदड़ी कैसे खिलाई जाती है, गुड़ के साथ, छाछ के साथ, पत्ते पे रख के, है ना। तो वो सारी एक हमारी डिश है, उसकी भी पब्लिसिटी हो गई, है ना। और हमारा कल्चर भी सेफ रह गया कि आज की डेट में कोई ना तो पिंदड़ी खाना पसंद करता है, बच्चे उनके आगे रखो तो नाक मुंह सिकोड़ेंगे, क्योंकि उसकी जगह चॉकलेट ने ले ली है जी, और दूसरी चीज़ों ने ले ली। तो वो हमारे कल्चर का पार्ट है। गांव में आज भी है सर ये, पर मतलब बड़ा माइनर सा रह गया है ये। हाँ, तो ये चीज़ें रहनी चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि ये हमारे रूट्स हैं बेसिकली। जैसे वो कद्दू के टुकड़े उबाल के हाँ। तो वो भी स्वीट डिश है हमारी। कतली बोलते हैं जिसको ना। हाँ, हमारे यहाँ कतली बोलते हैं, मेरी मदर टंग में कतली बोलते हैं वो। कोई डकरे भी बोलते हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत आनंद वाली। गाने में छाई रकटोरा भी है, छाई रकटोरा भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, छाई रकटोरा भी है। फिर वो कई चीज़ें हैं उसमें, तो सारा हमारा कल्चर ही दिखता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। आपके समय के गाने और सर जो जिसे आज के टाइम पे जो नए नए कलाकार आ रहे हैं, जो उसे मतलब लोक संगीत का नाम दे रहे हैं या फोक का नाम दे रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि क्या मतलब डिफरेंशिएट नहीं की जा सकती ये चीज़ें, सिर्फ इसे एक आंकलन किया जा सकता है कि वो क्या था और ये क्या था। वो क्या है कि आज के जो देखो, हालांकि मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं फोक ही गाता हूँ, इसलिए मैं इसकी वकालत कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इससे उल्टा मैं गज़ल गाता हूँ। गज़ल गाते हैं, है ना। गज़ल गाता हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ, और स्टेज पे ना सही मैं घर पे रफ़ी साहब को भी गाना पसंद करता हूँ, है ना। तो लेकिन असलियत क्या है, बहुत सारे सर ऐसे पुराने लोकगीत हैं जिन्हें दोबारा से गाने की कोशिश की जा रही है, मैं कोशिश ही कहूँगा, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे सर आप? आपका मतलब रिमिक्स, उन गानों का रिमिक्स आ रहा है ना। मतलब रीमिक्स तो अलग चीज़ होगी, रीमेक किया जा रहा है उनको। हाँ, रीमेक कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है वो, क्योंकि वो इतने खूबसूरत गाने थे। आप उस पे एक्सपेरिमेंट करके आप क्या शो करना चाहते हो? नहीं, तो आप अच्छा बना सकते हो, कुछ वो कर सकते हो, तो आप अपने खुद का एक अपना अलग ढंग का गाना बनाओ ना, कुछ जिसमें आपकी छाप हो। पुराने लोगों ने इतने खूबसूरत गाने बना रखे हैं, लिख रखे हैं, उसके आप लिरिक्स भी बिगाड़ रहे हो, उसके आप धुनें भी बिगाड़ रहे हो, है ना, उसी को बेस बना के। तो ये तो गलत बात है। ये तो संगीत से मतलब समझो आप कोई दुश्मनी निकाल रहे हो। जी, वो सर एक मायनी मेरी एक गाना था, उसके ऊपर भी आपकी प्रतिक्रिया आई थी। देखो, मायनी मेरी जहाँ तक बात है, जी, प्रतिक्रिया का कोई फर्क पड़ नहीं रहा। वैसे मैं तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देता रहता हूँ, है ना। तो लोग बाग क्या है कि ले दे के अब बाहर का पंजाबी आके अगर किसी सिंगर का जिसने वो मायनी मेरी बिगाड़ के गा रखा है, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता उसका, है ना, तो उसी का गाया हुआ जो पंजाब वाले आते हैं वो हमें रिझाने के लिए मायनी मेरी गाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, है ना। और उसमें पता है कि लिरिक्स कुछ और थे और आपने कुछ और बना दिए और उसी को फॉलो कर रहे हो आप। बिल्कुल, आप कम से कम हिमाचल के लोग हैं, चलो उसको सिंगर वो उसको ज़्यादा हिमाचली, वो ज़्यादा हिमाचली नहीं, नाम का हिमाचली है वो, ठीक है। तो उसने वो गाने की ऐसी कर दी, तो कम से कम आप जो यहाँ पे है आपको पता है कि वो गाना ऐसा नहीं है, तो कम से कम बच्चों को तो गलत मत सिखाओ ना। नहीं, तो बच्चों को भी, टीचर्स भी बच्चों को वही वाली धुन बता रहे हैं, है ना। इतना खूबसूरत गाना, और वो गाना भी मुझे पता है वो किसका कंपोज किया हुआ है, पंडित शिव प्रसाद का। जी, पंडित शिव प्रसाद का कंपोज किया हुआ, रेडियो शिमला रेडियो में काम करते थे, तो उनकी धुन बनाई हुई है। बिल्कुल, है ना। इन सब चीज़ों का सर, जैसे लोग संगीत के इतने अच्छे गाने हैं, पुराने गाने हैं, और इसको रीमेक बना रहे हैं, इसके रीमेक कर रहे हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि चलो थोड़ा अच्छा सा बन गया, नहीं तो मैक्सिमम टाइम वो उसको डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में इसके ऊपर संस्कृति जो गा दिया ना किसी ने, उससे अच्छा उसको कोई नहीं गा सकता।
है ना। रफ़ी साहब अलग टाइप के सिंगर थे, मुकेश जी अलग टाइप के सिंगर थे, किशोर कुमार अलग टाइप के सिंगर थे, जो उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें गा दी ना। जैसे मुकेश जी ने गा दिया आंसू भरी है जीवन की राहें, है ना। तो वो अब दूसरे की आवाज़ में सुनेंगे तो रफ़ी साहब की आवाज़ में तो वो उनके ढंग का लगेगा, लेकिन जो स्टाइल मुकेश जी ने गा दिया उसके साथ खिलवाड़ हो गया। या रफ़ी साहब ने गा दिया दूर रहकर न करो बात करीब आ जाओ, है ना। तो ये दूसरा कोई सिंगर गाएगा तो हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कहने का भाव आपका ये है कि इनके साथ तो बिल्कुल छेड़खानी ना हो ना, अपना नया लाओ। देखिए बिल्कुल नहीं, और जैसे हैं वैसे गाओ। जी जी, जैसे हैं वैसे गाओ। मैं तो इन बातों पे लड़ पड़ता हूँ। फर्ज करो कोई इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने वाला कोई मिल जाए तो मैं उस पर मैं बोलता हूँ यार आप टैलेंट अपना अपने काम में दिखाओ ना, दूसरे के काम में क्या टैलेंट दिखा रहे हो। नहीं, अब किसी ने एक घर बना दिया, ठीक है, घर बना दिया, तो उस घर में आप चांद सितारे लगाने खाम में कोशिश की, ये तो इसको तो ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। भाई तू रहने दे, तू नया घर बना ले ना, तो दूसरा बना ले, उससे अच्छा बना ले, बना सकता है तो उसके क्रिएटिविटी को क्यों तो बर्बाद कर रहा। बिल्कुल, है ना। सेम चीज इसमें म्यूजिक में, तो पुराने गानों पे एक्सपेरिमेंट करने का कोई मतलब कोई जरूरत नहीं है। सर एक और गाना है जो लोगों को पता भी नहीं है कईयों को कि वो मैंने गाया हुआ है, ठीक है, ट्रेडिशनल फोक है, मैंने गाया। उसके बाद किसी दूसरे ने भी गाया, बड़े सिंगर ने भी गाया। 2 लाइनें सर, 2 लाइनें। अब देखिए जो आप सुनते हैं आज की डेट में उससे कितना डिफरेंट है। अम्मा पुछ दे सुन दिए मेरी, पुछ दे सुन दिए मेरी, दिए भला दुबली तू किया करी होगी, दिए भला दुबली तू किया करी होई, पारली बनिया मोर जे बोले पारली बनिया मोर जे बोले अम्मा जी तिनी मोरे निंदर किसी को इतना वो करने की पड़ी नहीं है। वो माँ बेटी का वार्तालाप है आपस में। लड़की को किसी के साथ प्यार हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, माँ उसको भाप लेती है कि आज मेरी बेटी आजकल मेरी बेटी कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। अम्मा पूछती सुन दी मेरी ये दुबली तू किया करी होगी, कैसे तू पतली होगी, है ना। तो माँ और लड़की ये कहती है एक शर्म लिहाज है, एक रिश्ते के बीच में। वो ये नहीं बताती कि मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया, वो बताती है कि पारली बढ़िया मोर जे बोले हो अम्मा जी तीनी मोरे नींदर गुआई, कि वो जो मोर बोलता है ना उसकी वजह से मेरी नींदर जो नींद है ना वो खराब हो जाती है ना। तो कितना भावार्थ देखिए इसका, कि एक कल्चर है हमारा, एक लिहाज है, एक शर्म है, उसमें एक वो माँ बेटी के। तो फिर माँ कहती है कि वो सदले तुम की सदले सकारी जो दिए जी ए मोर मारी गुआना, ठीक है, मारी मुकाना हो। वो कहती बोलती नहीं मारना नहीं, इसको पकड़ के ना पिंजरे में डलवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेटी कहती है। तो कितना प्यारा संवाद है, बिल्कुल, है ना। और तो इसको कुछ का कुछ बना दिए। कॉन्टेक्स्ट देखो ना सर इसका, मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट को कहाँ जोड़ा गया है और थ्रू द कल्चर, है ना। तो
ये उस टाइम का जो हमारा बीच में जो प्यार तो उस वक्त भी होता था, बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो लेकिन क्या है कि आजकल के बच्चे तो बोल देते हैं ना साहब कि मुझे उस लड़के से प्यार हो गया भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, है नहीं, बल्कि और भी कई सिस्टम है, बिल्कुल कई communication कई के- लिव इन में रहने लगे, वो भी जायज़ है आज की डेट में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमारा कल्चर उसमें दिखता है। बिल्कुल तो हमारे कल्चर को जो खूबियाँ है ना वो इन गानों के थ्रू लोगों तक पहुंचती थी, और उनको वैसे रहने दो, उनको क्यों गड़बड़ कर रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब जैसे मायनी मेरी जमुदरा है चंबा कितनी दूर, है ना, तो वो जम्मू के रास्ते चंबा कितना दूर है, ये पूछ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो शिमले दे रहा है कसौली कितना दूर, या रूट ही चेंज कर दिया आपने, है ना। ये बेवकूफ़ी है, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है। किसी के गाने को खराब भी कर रहे हो और बेतुके तरीके से आप उसको खराब कर रहे हो, रूट के साथ ये क्या मतलब है, रूट के साथ लॉजिक भी गायब कर दिया। बिल्कुल। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं किसी आर्टिस्ट के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमारे कल्चर को जो लोग इस किस्म से एक्सपेरिमेंट करके जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हम खाली उनको ये कहते हैं आपको ये काम नहीं करना चाहिए। हम ये कहते हैं आप बड़े आर्टिस्ट हो, कुछ हो, जैसे भी हो, हम भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपने हिमाचल का नाम बनाया, सब कुछ किया, लेकिन अपने कल्चर को उत्थान कीजिए आप उसका, उल्टा आप उसको गिराने पे तुले, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो क्या बोलते हो, नाकाबिले बर्दाश्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है ना सर, जैसे एक आपकी तरफ से एक मैं संदेश भी चाहूँगा, लोगों को भी संदेश चाहूँगा, उन कलाकारों को भी संदेश चाहूँगा कि लोक संगीत को मतलब इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना है, लोक संगीत का उत्थान करना है, फोक को आगे लेके जाना है। तो उसके ऊपर मतलब क्या हो सकती हैं चीज़ें आपके हिसाब से? देखो क्या है, मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं किसी को गाइड करूँ, लेकिन जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी वो करना चाहिए। आपका लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट आएंगे, प्रशासन के ऊपर आएंगे सर, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आपका लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट है, इसके थ्रू अपने कल्चर को आप जैसे हमें, मैं हिमाचल में हर जगह तो प्रोग्राम करता नहीं, और वो उसकी वजह दूसरी है कि मैं क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि वो प्रोग्राम करने के लिए कई कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना, उसके लिए कंपटीशन बहुत है। तो मैं उस कंपटीशन में कहीं भी दाखिल नहीं होता। दिग्गजों के लिए कंपटीशन सर, कौन सुनना चाहता है दिग्गजों, मुझे बताओ ना। अगर दिग्गज हैं तो सुनना कौन चाहता है। वो लोग बोलते हैं ये तो बड़ा कुछ मेलोडियस सा गाते हैं, यार ये तो बंद कमरे के आर्टिस्ट हैं। ऐसे कहते हैं कि मेलोडियस सा गाते हैं ना। हाँ, मैंने एक जगह स्टूडियो में कुछ भजन गाए, बोले नहीं थोड़ा सा और लाइट करो इस चीज़ को, और लाइट करो, ये ज़्यादा अच्छा नहीं चाहिए। अच्छा, प्रशासन में से लोग थे। तो ये तो आजकल दौर चल रहा है, प्रशासन में से लोग। अब दूसरा, जैसे आप किसी मेले के दौरान किसी भी सिंगर को कोई भी ठहराव के साथ मतलब ये है कि ठहराव एक संगीत का सबसे बड़ा अंग है कि किसी के गाने में अगर ठहराव है तो उसको असली गायकी माना जाता है। ठहराव वाला कोई गाना आप मेले में सुना नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो सुनने वाले हैं उनको यहाँ से दूसरी तरफ से निकल जाएगा या यहीं से टकरा के वापस चला जाएगा, है ना। तो उनके लिए आप जो है वो उसके रीति रिवाज और ये कल्चर को चेंज कर रहे हो, जो कि संगीत सुनने वाले हैं ही नहीं, उनके लिए आप मेले कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, मेले ही तो होते हैं जो अपना कल्चर शो करने का एक जरिया होता है। इन्हीं मेलों में सर, इन्हीं मेलों में, चाहे वो लवी मेला हो, मिंजर मेला हो, अपना कल्चर शो करने। लवी मेला इसलिए लगता था वहाँ पे जो काफ़ी टाइम बाद वहाँ पे जो कोई ड्राई फ्रूट्स है, कोई क्या उनका व्यापार ट्रेड के लिए था वो मेला एक्चुअली। तो कोई बाहर से आके भी आदमी वहाँ पे शॉपिंग कर रहा है, लोकल आदमी भी शॉपिंग कर रहे हैं, इसलिए था। फिर उसमें जो कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं वो चाहे लवी हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे कुल्लू का दशहरा हो, चाहे चंबा का मिंजर हो, वो अपना कल्चर शो करो ना। आप
वही सब जो उस यहाँ का गाना, यहाँ जो भी न्यू जनरेशन उनके मोबाइल पे सुन लो, वो रिंगटोन्स वगैरह सारी पंजाबी लगी हुई है ना। हिमाचली तो कोई रखता ही नहीं। तो क्यों आप इसको, इस चीज़ को, क्या जैसे किसी सड़क पे भी किसी, जैसे बाहर कोई मिलता है किसी के साथ, जैसे मैं तो 40 साल मेरे को यहाँ से गए हुए हो गए, लेकिन फिर भी आज मैं चंबा में कोई मेरे को मिलते हैं, कोई पहचानते हैं, कोई कैसे है, तो उनके साथ मैं चमियाली में बात करता हूँ और वो मेरे साथ हिंदी में बात करता हूँ। मैंने उनको कई बार पूछा, मैंने कहा भाई चमियाली आंदी थी जो है ना, चमियाली आंदी थी मेरे को, चमियाली से गल करो ना, और शर्म आंदी थी। बताओ, वो सरेआम बोलने की शर्म आती। तो ऐसा क्या है उसमें कि आपको क्यों शर्म आ रही है इस बात की, है ना। मैं तो गद्दियों को बहुत मानता हूँ। गद्दी अपनी बोली बोलने से कभी नहीं शर्माता, कभी नहीं शर्माएगा। और गद्दियों का कल्चर पहले से बड़ा ही है ना। और गद्दी कल्चर में आजकल बहुत सारे सिंगर्स हैं, एक बड़ी ट्रेंडिंग सी आवाज़ रहती है आजकल, एक ईशान भारद्वाज करके जी, बहुत सारे हैं। तो ईशान भारद्वाज है, सुनील राणा है, और बहुत सारे लड़के हैं आजकल, क्या कहते हैं, राज जैरी है ना, फिर वो जैरी भरमौरी है, अजय भरमौरी है ना, और कमल नेहरिया हैं। बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं जो अपने कल्चर का बड़ा अच्छे से, तो मैं उन पे बड़ा खुश होता हूँ। सिंगर्स तो चंबा में भी थे सर, है ना, मैं क्या चंबा के सिंगर्स भी थे, पर वो मतलब बहुत ही कम चीज़ें रह गई हैं। चंबा में किसी को, देखो मेरी बात सुनो, चंबा में किसी को क्या दोष दूँ, हम ही है ना जो उसको वो करने वाले हैं। मैं किसी को नहीं दोष दूंगा, मैं तो बोलता हूँ कि हम बहुत बेकदर इंसान हैं, अपने ही कल्चर को नहीं पहचानते, हमारी कल्चर की, अपने ही कल्चर को अंडर एस्टिमेट करके रखा हो। और अपने कल्चर को प्यार करो यार। सर हिमाचल में ऐसे बहुत सारे मेले हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित होते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी मेले में कोई ना कोई विवाद खड़ा हो ही जाता है कि लोकल आर्टिस्ट को लेकर, कि समय नहीं मिलता है, या कोई उस तरह का अमाउंट की भी कई बार बातें आती है कि अमाउंट नहीं मिल पाता लोकल आर्टिस्ट को। और फिर वो चीज़ इस चीज़ से भी जोड़ी जाती है कि अगर लोकल आर्टिस्ट को मौका नहीं मिलेगा तो कल्चर को बढ़ावा कैसे मिलेगा। तो इसके ऊपर आपकी राय है? उसमें क्या होता है कि सबसे ख़राब चीज़ है पैसा। जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, और किसी एमएलए से या किसी प्रधान से फ़ोन करवा के, डीसी को फ़ोन करवा के, वो बड़ा इजी मनी हो जाता है उसके लिए। और आदमी नहीं भी गाता ना, वो भी गाना चाहता है, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है। उसे पता है कि 5,000 रुपये मेरे को मिल जाएंगे, मेरी तो मिंजर बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये बड़ा हो गया, तो जो कि लेवल कुछ नहीं रहा सिंगिंग का, है ना। एक तो जो ऊपर के लेवल पे जो सिंगर्स आ रहे हैं, उनका भी लेवल मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बड़ा कई बार बोलना चाहिए सर, दयनीय स्थिति है ना। तो असली म्यूज़िक कोई सुनता भी नहीं है, ना कोई सुनाना चाहता है, उनको खाली डांस करवाने से मतलब है। और बाकी संगीत को कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है ना। तो फर्ज करो हम भी गाएं कहीं जाके, तो एक आध कोई ठहरी हुई चीज़ गाएं तो दूसरी बार हिम्मत नहीं होती गाने की। वो पता है दूसरी बार भी वो कोई ठहराव वाली चीज़ गाएंगे, पब्लिक या तो सोने लग जाएगी या फिर वो वहाँ से उड़ जाएगी। नहीं, बिल्कुल। तो माहौल बड़ा गलत बना के रखा हुआ है। तो ये आदतें डाली, हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि जैसे बाकियों को तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन चंबा की जनता जैसा इन्होंने वो कर रखा है कि नहीं, लोगों के लिए ऐसा वो करते हैं कि पब्लिक ऐसा सुनती है। कोई पब्लिक ऐसा नहीं सुनती चंबा की। चंबा की बहुत समझदार, पहले से सर, ज़माने से 50 साल बड़ी समझदार ऑडियंस है। कल्चर रिच रहा ना चंबा का सर, है ना। और यहाँ पे अच्छा सुनने वाले लोग हैं। और देखो मिलेनियम का प्रोग्राम, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा सर, लेकिन मिलेनियम का प्रोग्राम, जब चंबा मिलेनियम का प्रोग्राम हुआ,
तो उसमें ऐसा हुआ कि जैसे पंडित शिव कुमार जो संतूर प्लेयर थे, संतूर बजाते थे, बिल्कुल 1 घंटे तक संतूर सुना चंबा के लोगों ने, 1 घंटे तक संतूर सुना है। यहाँ पे आप कोई धीमा सा गाना या गजल शुरू कर दो, किसी को समझ नहीं आएगी, लोग बोलेंगे नहीं यार ठंडा है प्रोग्राम आज। 1 घंटे तक संतूर सुना उनका। उसके अलावा प्लेज दिल्ली से, मतलब प्रोफेशनल प्लेज यहाँ पे आए थे, बिल्कुल बिल्कुल लोगों ने देखे, बहुत अच्छा उसका मुजाहरा किया लोगों ने। तो ऐसे थोड़ी है कि जबरदस्ती इन पे है कि इनको पंजाबी चाहिए, इनको फिल्मी चाहिए, इनको ये चाहिए, सो चाहिए, तो वो गलत बात है। तो जबरदस्ती थोपी जाती है, ऐसा कल्चर पब्लिक पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। चंबा के लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा है। जब खुद कहीं आप आजकल तो बैठते हैं ना, वो सिस्टम ही नहीं रहा महफिलों वाला नहीं तो इकट्ठे बैठ जाएं कहीं, तो आप सुनेंगे 100 के 100 लोग सुरीले लोग गाने वाले हैं। तो आप सोचो कि रफ़ी साहब का गाना लेके बैठ जाएंगे 100 लोग, वो सुर में गाएंगे तो क्या माहौल बनता है ना। तो ये सारी चलो सर, अपार्ट द दिस थिंग्स, आपका एक शो चला सकता दिल्ली में, कामनी ऑडिटोरियम में एक शो था जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी, तो उसके बारे में बताएं सर, वो कितना चला और उसके पीछे क्या मतलब आपका वो था, और क्यों फिर बाद में वो चीज़ें गई? क्योंकि मुझे गज़ल गाने का शौक़ तो था ही, तो दिल्ली में भी जाके मैं दोस्तों की महफिलों में बैठ के मैं गाया करता था। ऐसे किसी कंपनी की नज़र पड़ गई मेरे पे, तो उन्होंने वो प्रोग्राम स्पॉन्सर कर दिया। तो अब उससे मतलब 8-10 दिन पहले मैंने गुलाम अली खान साहब का गज़ल का शो देखा था। वहाँ पे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम है, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, तो बड़े शोज ज़्यादातर वहीं होते हैं। तो वो देखा तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे, तो उन्होंने कंपनी ने पूछा कि आपको म्यूजिशियन कौन चाहिए। हालांकि वो गज़ल का मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था ही नहीं, लेकिन कुछ गज़लें मेरी खुद की कंपोज की हुई थी मेरे पास, तो मैंने वो 2 घंटे तक गाया और ख़ुद की कंपोजिशनें गाई। और मेरे साथ वो सारी टीम जो गुलाम अली खान साहब के साथ बैठी थी, सारी मैंने हायर करवाई, साउंड भी वही हायर करवाया जो दिल्ली का सबसे अच्छा साउंड था। आज की डेट में साउंड ही साउंड 1.5-2 लाख रुपए का होता है ना। तो उस वक्त वो मैंने साउंड हायर करवाया, तो बड़ा मज़ेदार शो रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ज्ञानी जी भी खुद 2 घंटे सुन के गए मेरे को, है ना, तो बहुत मज़ा आया। मेरे हिसाब से हिमाचल के एक ऐसे कलाकार होंगे पीयूष राज सर, जिनको जो है, जिनके शो को जो है पूर्व राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया था दिल्ली में, तो अपने आप में बहुत बड़ा कद है। और इसी को लेकर जो है आज हमारा ये पॉडकास्ट था आपके बीच। और सर लास्ट तो नहीं, मतलब एक सवाल है आपसे। आप चंबा के लोकगीतों को तो आपने गाया ही गाया, लेकिन एक सिरमौर का बहुत प्यारा गाना है आपका, गिरिपार नदी को लेकर, कुछ गिरी नदी को लेकर एक गाना है, तो सर हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे और सुनेंगे भी। वो ऐसा था कि जब वो मेरी एल्बम आई बंजारा, तो बंजारा में हम कुछ अलग अलग टाइप के गाने डालना चाहते थे, लगभग हिमाचल कवर करना चाहते थे। तो हिमाचल तो कवर नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक कुल्लू का गाना आ गया, भावरूपिये, जो लोगों ने बहुत पसंद किया मेरा गाया हुआ। और फिर गिरी और पानी, तो वो भी बहुत बढ़िया, वहाँ पे लोग पसंद करते थे। तो वो मैंने वहाँ के बहुत अच्छे एक सिंगर हैं, मतलब वहाँ के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनके, तो सैगल साहब, तो उनको मैंने फ़ोन किया, वो मेरे अच्छे मित्रों में से एक हैं। तो उनको मैंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे कोई गाना चाहिए, तो अच्छा ठीक है देते हैं। तो वो नाटियों के बड़े सिद्धस्त कलाकार हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे गाना दिया, तो बल्कि उन्होंने गा के, मैंने कहा नहीं आप गा के भेजिएगा मुझे। तो उन्होंने
कैसेट रिकॉर्ड करके, ताकि मैं उसको सुन सकूं और उसकी वो प्रोनाउंसिएशन मेरे से ख़राब ना हो, गलत ना हो। उसको मैंने कई बार सुना, फिर फ़ोन पे उनको सुनाया। उन्होंने कहा पीयूष जी आप बिल्कुल ठीक गा तब मैंने उसको रिकॉर्ड किया। हाँ, सुनना चाहेंगे सर उस गाने को? हाँ, एक आध लाइन सुना देता हूँ। गिरियोरो पानी रे के यीशु को राजा, गिरियोरो पानी रे के यीशु को राजा, गिरियोरो पानी रे के यीशु को राजा, गिरियोरो पानी रे के यीशु को राजा। बड़ा अच्छा गाना बन गया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ पानी को मतलब नदी के सूखने की बात हो रही है कुछ, है ना? इसमें ये है कि जो मैंने मुझे खुद को भी समझ नहीं आता था, तो मैंने उसका पूछा, अर्थ पूछा इसका, तो कि वो राजा अपने रंगरलियों में मस्त है और वहाँ का जो नदी का जो पानी है वो सूख गया, तो पब्लिक उसके आगे गुहार लगा रही है। तो उस वक्त सूखा पड़े या कुछ पड़े तो पब्लिक का होता था ना, राजा के पास ही जाओ कि करो कुछ निपटारा करो। ये एक मैसेज भी है। हाँ, मैसेज ये मैसेज भी है, एक मैसेज भी है। जैसे चंबा का भी सोई माता की जो कहानी है कि जैसे चंबा में एक बार जैसे सूखा पड़ गया था या अकाल पड़ गया था, तो उस वक्त हमारे चंबा की जो रानी सुनैना थी, तो उन्होंने बलिदान दिया था, जिंदा दफन हुई थी, और तब चंबा में पानी आया था, वहाँ से पानी की धारा फूटी थी। तो ये सारी हिमाचल में सुनहरे पन्नों में दर्ज कथाएं हैं जो कि इंस्पायर भी करती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, पब्लिक से प्यार कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। खैर आज की राजनीति कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो इन लोकगीतों में भी मतलब हाँ, कितनी बड़ी लोकगीतों में हमारा पूरा जो है ना वो डाटा है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो कंप्यूटर में मिलता है ना, पहले गानों में मिलता था सारा डाटा, पूरा स्ट्रक्चर है एक चीज का। बिल्कुल। तो कुछ जैसे मर्डर हो जाते थे, है नहीं, उसका भी गाना बन जाता था, है ना। जैसे वो गाना है ना, तो ये गाना मैंने 85 में गाया था। 85 उसके बाद बहुत लोगों ने गाया। उसमें ताज़ा किस्सा हुआ था। ओ हाय वो मेरे कर्मुआ तेरे साए छड़ खुदा, हाय वो मेरे कर्मुआ तेरे साए छड़ खुदा, हाय वो मेरे कर्मुआ तेरे साए छड़ खुदा। तो ये जो मेरा गाना उस वक्त, मतलब ये गाना हो गया, फिर एक और था, ये हिट सॉन्ग थे मेरे उस कैसेट के। तो जैसे ये था, छोड़ी छोड़ी पूछे नंदलाल, छोड़ी छोड़ी पूछे नंदलाल, पूरी स्टोरी थी। तो ये गाने बड़े हिट हुए उस वक्त, लोगों ने बहुत पसंद किया। वो सारा पेड़ की बात होगी उसमें, धमनेरी पानी बढ़नी है, पानी बढ़नी है ना, तो वो मतलब एक टिपिकल वर्ड्स भी हैं। फिर उसका जो मर्डर हो जाता है, फिर वो थाने वो पुलिस केस चलता है, वो सारी चीज़ें। बिल्कुल सर। और सर वही है ना, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मतलब हमारी चंबा की चौराही भाषा है, भरमौरी है ना, चंबियाती है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आज लोग बोलते नहीं हैं। हाँ, मतलब
भाषा तो है, वो बोली तो पकड़ी है, पर बहुत सारी जो टिपिकल अब धम्मनेरी पानी वर्णी है ना, हाँ, धम्मन को लोग भूल ही गए। वो एक वो बिल्कुल उसकी पड़ी है, जो उसके जो पत्ते हैं वो अपने भेड़ बकरियों को खिलाए जाते हैं। बिल्कुल धम्मनेरी पानी वर्णी। बिल्कुल। सर एक लास्ट सवाल है, इसके बाद हम विराम देंगे इस बातचीत को। आगे भी ये बातचीत होती रहेगी, जब कोई आपका नया एल्बम आएगा या आपका कोई नया गाना आएगा तो फिर से हम रूबरू होंगे जनता के। एल्बम बंजारा 1 और 2 आपके मतलब बहुत फेमस एल्बम रहे, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहते हैं लोग। बंजारा जो थी, बंजारा उसको वो 1 नहीं थी, वो बंजारा ही थी। तो वो उस किस्म की एल्बम जो वो पहली बार इतनी अच्छे म्यूजिक में मेहनत करके जो आई थी ना, पहली बार आई थी। तो पहले जो यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे थोड़ा टेक्नोलॉजी की उस वक्त भी कमी थी, आज की डेट में भी है, लेकिन पहले से बहुत अच्छी है। आज की डेट में नए नए लड़के जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस वक्त वो मैंने दिल्ली में बंजारा बनी, कोई मित्र मिले, इकबाल कृष्ण शर्मा मंडी से बिलोंग करते हैं, वो भी दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे थे अपना। तो उनके साथ मिलकर उन्होंने म्यूज़िक किया इसका, और बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से ये एल्बम बनाई। तो उसमें अच्छे गीत लोगों को दिए हम लोगों ने। तो एक अनहद कंपनी करके एक रविंद्र राजावत हमारे एक दोस्त हैं, उनको बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने अपनी कंपनी से रिलीज़ करी। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस एल्बम को। और उसके बाद फिर बंजारा 2 आई। बंजारा 2 में मेरे 2 गाने थे। तो उसमें तो वो भी ठीक रही, सो रही वो। शायद वो उतनी उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाई है, कुछ ऐसा हो, तो लेकिन ठीक थी। बिल्कुल अपनी तरफ से हमने ठीक काम किया था। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे इस लोक संस्कृति के वाहक कार्यक्रम में हमारे पहले मेहमान थे पीयूष राज सर, और इसी तरह से हम लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह के एपिसोड लाते रहेंगे। और इसके लिए आपको स्टे ट्यून रहने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फेसबुक को आपको लाइक करना पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद।